अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बेटा आज मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रही हूं आपके रिसर्च मैनुअल का। और मैंने आप लोगों को जो है गाइड किया था रिसर्च क्वेश्चन, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके बारे में भी। और उसमें भी हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जो कि मैंने कहा था कि आप लोग जो है इनको ध्यान में रखें। देखते हैं जी, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट डेटा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड। यानी आपका ये जो क्वेश्चन है इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि आपका जो डेटा है, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज टू कलेक्ट द डेटा। पहले तो आपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है कि आपने डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है, किस किस्म का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है। और इसके बाद आपने ये भी बताना है कि आपने उसको डेवलप कैसे किया है। ठीक है, ये दो हिस्से हैं। अब जो हमारा मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए 4 हेडिंग्स ये बनाई हैं, जिनके अंडर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले तो आप रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को डिफ़ाइन कर दें। ठीक है, उसके बाद जो भी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट आपने इस्तेमाल किया है, अगर वो रेटिंग स्केल है, ऑब्जर्वेशन है, चेकलिस्ट है, केस स्टडी है, फील्ड नोट्स हैं, इंटरव्यू हैं, स्टूडेंट पोर्टफोलियो, कोई इनमें से कोई भी जो आपने इस्तेमाल किया हुआ है, या इसके अलावा कुछ मैंने आपके इंस्ट्रूमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस किए थे, उनमें से कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया हुआ है, आप उसके बारे में लिखें। ठीक है, और उसको डिटेल के साथ लिखें। ठीक है, आपके 2 हेडिंग्स जो हैं, बल्कि ये एक हेडिंग के अंडर ही ये वाली चीज़ आ जाएगी। आप जो है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की हेडिंग दें, पहले रिसर्च इंस्ट्रूमेंट बताएं कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, फिर उसके बाद आपने जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप जो है उस इंस्ट्रूमेंट की डिटेल दें। एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9 को टैकल करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को याद रखें कि अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो आपका काम जो है वो रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 9 फाइंडिंग्स और के हवाले से, और जो आपने इंस्ट्रूमेंट उसमें देने होंगे उसके हवाले से कम होगा। अगर आप 2 का इस्तेमाल करते हैं, 3 का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बढ़ता चला जाएगा काम। उसके बाद आपने अब ये वाला जो हिस्सा है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ये डेवलपमेंट के हवाले से है कि आपने उस इंस्ट्रूमेंट को जब बनाया तो उसको आपने कैसे रिलायबल और वैलिडेट किया। ठीक है, इन चीज़ों को आपने, यानी आपने इन 4 हेडिंग्स के अंदर, इन 4 पैराग्राफ्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जाहिर है ये वाला हिस्सा तो आप लोग खुद अपने हिसाब से फिल करेंगे कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट आपने कौन सा इस्तेमाल किया और उसकी डिटेल देंगे। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी अभी तक तो आप उसको देख लें, वहाँ से भी आपको डाटा मिल जाएगा इन पॉइंट से रिलेटेड, इन 2 पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है जी, अब हम चलते हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है जी? वैलिडिटी इज़ द डिग्री बाय विच द सैंपल ऑफ द टेस्ट आइटम रिप्रेजेंट्स द कंटेंट the test is designed to measure. Tools were constructed by the researcher as per the requirement of the study. They were tested on the respondent with the help of the supervisor. Tools were selected per the requirements of the study. हाँ जी, अब आपने वैलिडेट करने के लिए, मिसाल के तौर पे आपने कोई चेकलिस्ट बनाई थी, आपने उसे वैलिडेट करना है, तो आप उसकी वैलिडिटी से मुराद ही वो चीज़ होती है कि आया जो चीज़ आप चेक करना चाह रहे हो वो जो है वो एग्जैक्टली आपका इंस्ट्रूमेंट उस चीज़ को चेक कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप जो है मिसाल के तौर पे मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट, फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात बताती हूँ। हम इन चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट ही कहते हैं ना। हम लंबाई को मापने के लिए हम जो है वो स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेट को नापने के लिए हम तराजू का इस्तेमाल कर सकते हैं या वेइंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट को मेजर करने के लिए स्केल का इस्तेमाल करोगे तो वो वैलिड स्केल नहीं है। ठीक है, तो आप जो सवाल कर रहे हो क्या वो आपके टॉपिक से, आपकी चीज़ों से रिलेटेड है, और जो आप पूछना चाह रहे हो आया वो सवाल उसी बारे में। वैलिडिटी जो है कि आपका जो आपने अपना इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया हुआ है वो ठीक है भी या नहीं है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको चेक करने की ज़रूरत है। उसमें ये होगा कि आपने जो सपोज़ कोई स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं, चेक लिस्ट बनाई हुई है, तो वो आप अपने जो है किसी सीनियर बंदे से कंसल्ट कर लें। इसके साथ साथ एक और वैलिडिटी को चेक करने का तरीका ये भी होता है कि आप जो है कोई जो आपका सैम्पल है, जो आपके बच्चे हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, उन पे पहले एक दफ़ा ट्राई कर लें। अगर आपने कोई स्टेटमेंट्स ऐसी बनाई हुई हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि बच्चे जो है वो अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे कि नहीं, तो आप जो है वो छोटे सपोज़ आपने 50 लोगों का सैम्पल लिया हुआ है, तो आप ऐसा करें, आप जो है 10 बच्चों पे या 20 बच्चों से वो वाला चेकलिस्ट या फिर जो कोई क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर तो आप खैर इसमें इस्तेमाल ही नहीं करोगे, कुछ भी आप सॉल्व कराना चाहते हो, कुछ ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो वो छोटे सैम्पल के ऊपर चेक कर लें और आपको उसमें फिर पेचीदगियों का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाला काम ठीक है भी या नहीं, या इसको मैंने कैसे ठीक ठाक करना है। ठीक है, तो उससे चीज़ें आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो इम्प्रूव भी होता है और साथ साथ वैलिडेट भी हो जाता है। अब अगली बात जो है वो रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब रिलायबिलिटी क्या होती है? इज़ द मेजर ऑफ डिग्री टू विच अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यील्ड्स कंसिस्टेंट रिजल्ट और डाटा आफ्टर द रिपीटेड trials. This study intended to use the measures of consistency to ensure reliability. Split half is a common method and was used to determine. ये मोस्टली जो है वो क्वेश्चनर में इस्तेमाल होता है या फिर आपका वैसे भी इस्तेमाल हो सकता है कुछ जगहों पे। एनी हाउ रिलायबिलिटी ये है, पहले आप रिलायबिलिटी को समझ लें। जैसे मैंने आपको वैलिडिटी का समझाया कि जो चीज़ जिस चीज़ को मापने के लिए इस्तेमाल होती है, आया वो जो है वो ठीक है। मिसाल के तौर पर लंबाई को नापने के लिए आप मीटर रॉड या जो है स्केल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और अगर आपकी सपोज लंबाई बहुत छोटी है तो आप वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हो, स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो आप वैलिड टूल इस्तेमाल करोगे जो लंबाई को मैयर करने का टूल है। आप जो है स्टॉप वॉच से जो है वो लंबाई मैयर नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही आप टाइम को जो है वो मीटर रॉड से मैयर कर सकते हो। तो ये क्या है? ये वैलिड नहीं है। ये वाला इंस्ट्रूमेंट किसी वैल्यू को मैयर करने के लिए वैलिड नहीं है। रिलायबिलिटी क्या है? इंस्ट्रूमेंट तो आपका ठीक है, मिसाल के तौर पे आप बीपी ऑपरेटर से जो है वो किसी का बीपी चेक करते हैं, तो आप ऑपरेटर्स तो ठीक इस्तेमाल करें, यानी बीपी मैयर करना है तो मैयरमेंट के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है वो तो बिल्कुल ठीक है। आप ग्लूकोमीटर से जो है वो ब्लड शुगर चेक कर रहे हो, जो भी है। लेकिन अगर उसके रिज़ल्ट्स जो हैं एक दफ़ा आप उसी वक्त चेक करते हैं तो आपकी जो है रीडिंग कोई और होती है, दूसरी दफ़ा चेक करते हैं उसी पेशेंट का तो कोई और रीडिंग आती है, तीसरी दफ़ा चेक करते हैं तो रीडिंग कोई और आती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिलायबल नहीं है। रिलायबल ना होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उसमें एक तो आपका इंस्ट्रूमेंट भी ख़राब हो सकता है, आपका तरीक़ेकार ख़राब हो सकता है मैयर करने का। ठीक है, तो आपने अपना इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल करें, आप ऑब्जर्वेशन है, चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल है, जो भी है, आपने उसको देखना है कि आया जब आप डिफरेंट जो है कुछ टाइम पीरियड के बाद जब आप रिज़ल्ट्स लेने की कोशिश करते हो, आया वो रिज़ल्ट सेम आते हैं या नहीं आते। ठीक है, इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है उससे भी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, लेकिन इन चीज़ों को आपने डिस्कस करना है। ज़ाहिर है आपने रिसर्च कंडक्ट की है तो इस दौरान आपने इन चीज़ों को थोड़ा बहुत जो है वो आपके माइंड में आई होंगी ये चीज़ें, और उसके लिए आपने कोई ना कोई मेयर्स भी लिए होंगे। तो आप इन पैराग्राफ्स को लिखने के बाद, जैसे ये वाला वैलिडिटी वाला पैराग्राफ है, फिर रिलायबिलिटी वाला पैराग्राफ है, इसके बाद आप उस मेथड को या उन कंसर्न्स को आप मेंशन करें जो कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए, उसकी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किए। ठीक है जी, इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन का। जैसे हाँ जी, ये आपका जो है वो है आपका क्वेश्चन जो है जैसे आपका रिसर्च मैनुअल में, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने ऑब्जर्वेशन रेटिंग, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसके लिए जो आपको जगह दी गई है वो तकरीबन 1.5 सफ़े की है। तो आप जो है तकरीबन ये वाला जो पेज है इसके ऊपर अपना इंस्ट्रूमेंट को मेंशन कर लें और यहाँ पर 2 हेडिंग्स आपकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की आ जाएंगी। अब जो अगला क्वेश्चन है उसकी भी मैं आपको स्टेटमेंट बता दूँ ताकि आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 को टैकल करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी अलाइंड ही है क्वेश्चन नंबर 7, 8 के साथ।
व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, ठीक है, आपने फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन लिखने हैं और वो किस बेस के ऊपर लिखने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की बेस के ऊपर। जो आपने इंस्ट्रूमेंट, सपोज आपने चेकलिस्ट बताया हो ऊपर कि भाई मैंने चेकलिस्ट एक एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया और उसे कैसे डेवलप किया, उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी कैसे निकाली है, तो यहाँ पे आपको चेकलिस्ट मेंशन करनी पड़ेगी वो इस क्वेश्चन के अंदर, और फिर उसी का एनालिसिस और उसी की फाइंडिंग्स को देना पड़ेगा। अगर आपने इंटरव्यू इस्तेमाल किया तो यहाँ पे इंटरव्यू से ही रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। तो आप जो भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी नंबर ऑफ कह लें इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ही आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो अपने काम को सिंपल रखने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक या फिर दो आप जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल ना करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी डिस्कस करूँगी, ताकि आप लोग जो है एज सुन एज़ पॉसिबल अपना काम जो है वो वाइंड अप कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।